ईरान के नक्शे को देखिए, चारों तरफ सीमाएं, कुल 7 पड़ोसी देश इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब बात करते हैं समुद्री सीमाओं की। ये भी अलग है क्योंकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से ईरान जुड़ा हुआ है। अब इसका आकार समझिए, करीब 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 फ्रांस समा जाए। आबादी लगभग 8.5 से 9 करोड़ लोग। और इतिहास, आज का ईरान उस प्राचीन फारसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी है जिसकी जड़ें लगभग 2500 साल पहले तक जाती है। अब सोचिए, इतना विशाल भूभाग, इतनी बड़ी आबादी, इतना पुराना सभ्यतागत ढांचा, क्या ऐसे देश को सिर्फ हवा से की गई स्ट्राइक से हराया जा सकता है? इतिहास कहता है नहीं। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोई भी जंग सिर्फ आसमान से नहीं जीती गई है। ये निर्णायक युद्ध तब जीता गया है जब सेना जमीन पर उतरी, कब्जा किया गया और नियंत्रण बनाया गया। और यहीं से ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये टकराव पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है और इसकी कहानी पूरी पलट जाती है, क्योंकि जमीन पर ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान को टक्कर देना जमीन पर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन पड़ जाता है। अब आप इसे कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझिए। पहला, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका भूगोल। ईरान का पश्चिमी हिस्सा इराक सीमा से जुड़ा है, जहां फैले हैं विशाल जाग्रोस माउंटेन। ये पहाड़ प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर के पास है अल्बोर्ज माउंटेन, ये भी एक मजबूत रक्षात्मक घेरा बनाते हैं। दक्षिण में फारस की खाड़ी, दुनिया के लगभग 20 से 30% तेल व्यापार का रास्ता यहीं से गुजरता है। मतलब ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा और भू रणनीति का केंद्र है, इसलिए उसे अक्सर मिडिल ईस्ट का किला कहा जाता है। दूसरा, ईरान अकेला कभी नहीं लड़ता। अगर जंग जमीन पर उतरी तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी। ईरान के प्रभाव वाले नेटवर्क में शामिल है हिजबुल्लाह और हमास, इराक और सीरिया की शियाई मिलिशिया। यानी जंग बहुस्तरीय और क्षेत्रीय बन सकती है। तेल मार्ग बंद हो सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तीसरा, सैन्य संरचना, संख्या बनाम तकनीक। ईरान के पास लगभग 6 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक है और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये कोई पारंपरिक सेना नहीं है बल्कि ये असम्मित और लंबी जंग की मशीन है। दूसरी ओर इजराइल के पास लगभग 1.7 लाख सक्रिय सैनिक है और 4 लाख रिजर्व है। संख्या में ईरान आगे है, तकनीक में इजराइल को बढ़त है। वायु शक्ति की बात करें तो अंतर यहाँ पर साफ है। इजराइल के पास में F-35 स्टेल्थ जेट्स है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ईरान की वायुसेना पुरानी मानी जाती है लेकिन उसने अपनी रणनीति बदली है। ड्रोन, खासकर शाहिद सीरीज भूमिगत मिसाइल नेटवर्क। ईरान जानता है कि एयर पावर में वो पीछे है, इसलिए उसने वॉर ऑफ एट्रिटिशन, लंबी और थकाऊ जंग को अपनी रणनीति बनाया है। लेकिन जमीन पर जंग ये एक असली गेम चेंजर है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर जमीन पर जंग होती है तो ये अफगानिस्तान या वियतनाम जैसा लंबा संघर्ष बन सकता है। अमेरिका ने पहले भी पहाड़ी गोरिल्ला युद्धों में भारी कीमत चुकाई है। ईरान का विकेंद्रीकृत कमांड सिस्टम है, उसकी बड़ी आबादी है और उसका कथित भूगोल भी लंबी लड़ाई के लिए उसे तैयार बनाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने यह भी कहा है कि नेतृत्व में बदलाव के बावजूद उसका मिसाइल नेटवर्क सक्रिय है। मतलब किसी एक व्यक्ति को हटाने से पूरी व्यवस्था नहीं रुकती। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और नौसेना संतुलन की, तो इजराइल एक हाई टेक आधारित छोटी अर्थव्यवस्था है। लंबा युद्ध उसके उत्पादन और टेक सेंटर पर दबाव डाल सकता है। नौसेना में ईरान के पास लगभग 100 से ज्यादा एसेट्स है, इजराइल के पास लगभग 60 से 70 के आसपास संसाधन है। फारस की खाड़ी में भूगोलिक स्थिति ईरान को सामरिक बढ़त देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो हवा में बढ़त अमेरिका और इजराइल की है। लंबी जमीनी जंग की अगर हम बात करें तो ईरान के लिए ये अनुकूल है। तो देखा जाए तो युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता। भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और धैर्य ये तय करते हैं कि अंत में कौन टिकेगा। इसलिए सवाल ये नहीं कि हमला कौन करता है, सवाल ये है कि कौन जमीन पर उतरकर लंबी जंग झेल सकता है।
और यही कारण है कि ईरान से जमीन पर टक्कर लेना किसी भी देश के लिए आसान फैसला नहीं होगा।